और बड़ी खबर में सबसे पहले बात सहायक पुलिसकर्मियों की। तो सहायक पुलिसकर्मियों और पीएचडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर के बीच तो दूसरी बार वार्ता हुई है, ये विफल हो गई है, बेनतीजा रही है ये वार्ता। मानदेय बढ़ाने और सेवा विस्तार के अलावा सरकार ने इन्हें अनुबंध कर्मियों के लिए बनी कमेटी में शामिल करने का भरोसा दिलाया है, लेकिन सहायक पुलिसकर्मियों ने सीधी बहाली की मांग पर वो अड़े रहे और ऐसे में सरकार ने इन्हें कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। देखिए, इनके हक की बात होनी चाहिए थी। माननीय मुख्यमंत्री उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं अभी तक, और अगर ये अपना अड़ियल रवैया बनाए रखते हैं तो सरकार सख्ती बरतने में एक मिनट की भी देरी नहीं करेगी। मैंने स्पष्ट कह दिया था कि इनके वेतनमान की में वृद्धि की जाएगी, जो मानदेय है उसमें वृद्धि की जाएगी, इनका जो सेवा है उसमें विस्तार किया जाएगा, इन्हें जो वेटेज मिलता है उस जो वेटेज मिल रहा था 2% का उसको भी बढ़ाया जाएगा। ये सारी बातें, और सबसे बड़ी बात आज इन्हें एक तोहफा के रूप में माननीय मुख्यमंत्री ने जो दिया है, जो उनकी शायद मेरे समझ में आ रहा है कि उसको ये समझ नहीं पा रहे हैं। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जो कमेटी अनुबंध कर्मियों के लिए बनाई गई है कि अनुबंध कर्मियों को क्या क्या ये फायदे दिए जा सकते हैं, उस कमेटी में इनको भी शामिल करने की बात स्वीकार कर ली है माननीय हेमंत सोरेन जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, कि उस कमेटी में इनको भी शामिल कर लिया जाए। इधर पलामू से भी एक बड़ी खबर आ रही है। मेदिनीनगर बाजार में दिन दहाड़े लूट हुई है। एक ज्वेलरी दुकान में लाखों की लूट हुई है, लाखों के जेवरात और कैश की लूट हुई है। बताया जा रहा है कि 5 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम देकर वहां से वो भाग निकले हैं। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त पलामू से आ रही है, जहां मेदिनीनगर बाजार में दिन दहाड़े लूट हुई है। ज्वेलरी दुकान में लाखों की लूट की खबर आ रही है। लाखों के जेवरात और कैश की लूट की है अपराधियों ने। 5 बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। देखिए, दिन दहाड़े इस बड़ी वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। मेदिनीनगर बाजार में दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में अपराधी घुसते हैं और लाखों की लूट कर लेते हैं। लाखों के जेवरात और कैश की लूट की है अपराधियों ने। बाइक पर सवार होकर 5 अपराधी यहां पहुंचे थे और उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। दिन दहाड़े से लूट की घटना के बाद सब हैरान है, क्योंकि बाजार है ये, और दिन दहाड़े बीच बाजार ऐसी घटना अपने आप में ही सवाल खड़े कर रही है। इधर साइबर अपराधियों के खिलाफ देवघर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पत्थर अड्डा और पथरौल थाना क्षेत्र में छापेमारी की और अलग अलग जगहों से 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास 38,000 रुपए कैश, 20 मोबाइल, 13 एटीएम कार्ड समेत कई सामान मिले हैं। ये लोग एटीएम कार्ड या फिर केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर लोगों से ठगी करने का काम करते थे। पत्थर अड्डा से कुल 7 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 20 मोबाइल, 23 सिम, 13 एटीएम, 1 लैपटॉप, क्विड 4 व्हीलर, अपाची मोटरसाइकिल, 38,000 नकद, कुछ चेक बुक इत्यादि सामान बरामद हुआ है। बिहार में चुनाव को लेकर झारखंड में अवैध शराब का कारोबार बढ़ गया है। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए राजनीतिक पार्टियों के नेम प्लेट का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। उत्पाद विभाग ने रातू थाना क्षेत्र के सिमलिया इलाके से शराब माफिया संतोष पाठक, जितेंद्र राय और संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 12 पेटी अवैध शराब के साथ 2 लग्जरी गाड़ियां, 1 पिस्टल और 2 राइफल जब्त की है। बताया जा रहा है कि यह अवैध शराब का कारोबार बिहार तक फैला है, जहां इन्हें बेचा जाता था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस इन आरोपियों के तरफ से हथियार के दिखाए गए लाइसेंस की भी जांच कर रही है। साथ ही पूछताछ कर बिहार में कहां शराब को बेचा जाता था, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। लोग बहुत पुराने लोग हैं जो शराब के कारोबार में असुलित है, और हम लोग का ये हिट लिस्ट में इन लोगों का नाम है रखा गया है कि फलना फलना व्यक्ति जो कारोबार कर रहे हैं उनको पकड़ना है। अभी 5-6 और बचे हुए हैं, उसको पकड़कर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। पलामू में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लूट मची है। चैनपुर प्रखंड के बूढ़ीबीर से सुकरी मोड़ तक सड़क बनाई जा रही है।
करीब 2.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। मिट्टी पर ही सड़क का पक्कीकरण किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। जायजा लिया हमारे सहयोगी नीलकमल ने। सड़क का निर्माण हो रहा है, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये सड़क का जो देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या गुणवत्ता है, कितना अच्छा ये सड़क बन रहा है। जो ग्रामीण है कितना आक्रोशित है, खास करके जो सड़क का घटिया निर्माण हो रहा है, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह का है। देख सकते हैं कि ग्रामीण जो है इस सड़क को हाथ से कबाड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि क्या हालात है सड़क का। ये महज हाथ से ही ये सड़क पूरी तरह से उखड़ रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सही निर्माण हुआ है। 2 महीना से बन रहा है, बन भी गया है। हम लोग के बरसात में बनने के बाद 1-2 महीना बनने के बाद देखने वाला चीज़ है। 3 फीट और 4 फीट तक गड्ढा हो गया था, जिसमें हम लोग के चलने में बहुत दिक्कत हो रहा था। तो हम लोग सोचे कि ये तो लिपोत करके ठेकेदार और विभाग के आदमी मिली भगत से पूरा पैसा ही गमन कर रहा है। कारा नजर रोड 2 नंबर के बनल है। हाँ, मिट्टी पर पिच होता है। हम लोग के ऐसा रोड नहीं चाहिए, हम लोग के यही पर पिच फिन से होना चाहिए, नहीं तो जांच किया जाए। कहीं न कहीं यहाँ के ग्रामीण घटिया सड़क निर्माण की जांच कराने की अब मांग कर रहे हैं। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। बोकारो में भूमाफियाओं की नजर सरकारी जमीन पर टिकी हुई है, उसे कब्जे में करने की तैयारी कर रहे हैं। भूमाफिया अपनी जमीन बेचने के लिए नदी पर पुल का निर्माण तक करा रहे ताकि उनकी जमीन अधिक कीमत पर बिक सके। बिना किसी सरकारी अनुमति से इस तरह के पुल का निर्माण कराया जा रहा है। न्यूज़ 18 की टीम ने जब स्थानीय बिल्डर से इस बारे में सवाल किया तो उनका कहना था कि सांसद निधि से पुल का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन वहीं स्थानीय प्रशासन इस पूरे मामले से अनजान बना बैठा है। सबको रोक के रखिएगा। ये बिल्डर से ही बनाया है। क्या फायदा है? बिल्डर बनाया, अपने जमीन के लिए बनाया, आप लोग के लिए क्या किया? हम लोग के लिए कोई फायदा नहीं है। वो तो कैसे क्या लगा, क्या बनेगा यहाँ पर? फ्लैट बनेगा। ये टोटली गलत है। ये क्या है कि दोनों गांव के भतुआ पुपुनकी के गांव वाले लोग बनाए हैं। उसके बाद पीएन सिंह एक फंड दिए हैं जिससे पुल का रिपेयरिंग का काम चल रहा था। अभी पानी पुल के ऊपर से जाने से ये काम में लेट हुआ है। जो रिपेयरिंग का काम चल रहा था, हो सकता है 2-4 दिन में ये कंप्लीट भी हो जाएगी। उसमें हम लोगों ने जो है सीओ साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जो ज़मीन की जो है स्वामित्व को देखते हुए उसमें 1 हफ्ते के अंदर मुझे रिपोर्ट सौंपेंगे, तो उसके उपरांत जो है हम लोग तय करेंगे क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे। इधर घाटशिला में लैंड म्यूटेशन बिल लाने के विरोध में लोग अब एकजुट हो रहे हैं। डुमरिया प्रखंड में आदिवासी सुरक्षा परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष रमेश हांसदा ने ग्रामीणों के साथ बैठक की और आदिवासियों के लिए काला कानून बताते हुए इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। म्यूटेशन बिल लाया जा रहा है जो झारखंड के लोगों के लिए एक गले में फांसी का फंदा के समान है। और जो पार्टी जल और जंगल ज़मीन की बात करती है और वो ज़मीन बेचने वालों को, ज़मीन का नक्शा बिगाड़ने वालों को आज उनको प्रोटेक्शन दे रही है, इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। ये बिल ऑलरेडी बीजेपी गवर्नमेंट में 2-2 बार खारिज हो चुका है, तो आप समझ सकते हैं वहाँ जब ये बिल खारिज हो सकती है और जो इस नीति सिद्धांत के साथ जीने वाली पार्टी, उसी नाम से वोट मांगने वाली पार्टी आज ये इस बिल को प्रोटेक्शन दे रही है। इसलिए इस बिल को कतई विधानसभा में नहीं लाया, अन्यथा झारखंड जलेगा और बहुत ही इसका बड़ा नुकसान यहाँ के झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को यहाँ का। आदिवासी सुरक्षा परिषद एक और डिमांड कर रही है कि अंतर्राज्यीय जो विवाह होते हैं उन पे आप किस तरह के। खबर सरायकेला से है, जहां 1 जनवरी 1948 में खरसामा गोलीकांड में शहीद हुए लोगों की याद में बनाए गए शहीद पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसे लेकर सहमति बन गई और जल्द ही सौंदर्यीकरण के काम जो है वो उसे शुरू कर दिया जाएगा। इस पार्क का सौंदर्यीकरण खरसावा के बुरुडी स्थित एक सीमेंट कंपनी के CSR फंड से किया जाएगा। खरसावा विधायक दशरथ गगराई की अध्यक्षता में DC, DFO और कंपनी प्रतिनिधि की संयुक्त बैठक में इसका फैसला लिया गया। इसके लिए तत्काल 6 लाख रुपए दिए जाएंगे। DFO की अध्यक्षता में बनी कमेटी की देखरेख में पार्क के सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा और साथ ही यह भी तय किया जाएगा कि 1 साल तक पार्क में रखरखाव मद में कंपनी 50,000 रुपए हर महीना देगी, जिससे माली और अन्य कर्मियों के मानदेय के साथ पार्क की साफ सफाई हो पाएगी।
ने आज अपने काफ़ी स्वेच्छा से उसको सौंदर्यीकरण करने का जिम्मा लिया और हम आशा रखेंगे कि इस वर्ष का जो शहीद स्थल में माननीय मुख्यमंत्री साहब श्रद्धांजलि देने आएंगे, जितने भी बार जो आए हैं इस बार के तुलना में इस बार इस शहीद पार्क का नज़ारा अलग रहेगी। गुमला जिला मुख्यालय में काली नदी के पास से बहने वाला जिंदा नाला आज मृत प्राय दिख रहा है। कभी यह नाला आसपास के लोगों के लिए पानी का एक स्रोत होता था, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता और आम लोगों की लापरवाही की वजह से आज यहां कचरे का अंबार लगा दिखता है। जिंदा नाला का ना तो सही तरीके से रखरखाव ही हो रहा है और ना ही स्थानीय लोग जागरूक दिख रहे हैं। इलाके के लोगों ने इसे संरक्षित और स्वच्छ रखने की मांग की है ताकि इसका अस्तित्व खत्म ना हो पाए। ये नदी कुछ साल पूर्व स्वच्छ और निर्मल था। यहाँ पे लोग आते थे दैनिक कार्य से निवृत्त होने के लिए, बट अभी देखने से ऐसा लग रहा है कि पूरा ये कचरा का अंबार बन गया है। ना जनता को इसका फिक्र है और ना यहाँ के विधायक या प्रशासनिक सेवा पदाधिकारी को इसका चिंता है। सामूहिक पहल बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हम सभी जनता जागरूक नहीं होंगे, केवल प्रशासन के बल पर अगर छोड़ दिया जाए तो कुछ नहीं हो सकता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सब कचरा फेंक रहे हैं। नदी के स्रोत, नदी के प्रवाह को ही रोक दिया जा रहा है, जिसके चलते जो है नदी का प्रवाह बंद हो जाएगा तो फिर आगे तो वो उसका लुप्त होना निश्चित ही है। कोरोना काल में 4 महीनों की बंदी के बाद धनबाद में कोयला से जुड़े इंडस्ट्रीज खुले तो गए, लेकिन कोयले का आवंटन नहीं मिलने के कारण इंडस्ट्रीज पर खतरा मंडरा रहा है। झारखंड इंडस्ट्री एंड ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कोक उद्योग के बजाय कोयले की आपूर्ति दूसरे राज्यों के ईंट भट्ठों को दिया जा रहा है। इसे लेकर कोयला मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर मामले की जानकारी दी गई थी, लेकिन अब तक कोयला मंत्रालय की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इनका तो छोड़िए, जो वर्षों से यहाँ कार्यरत हैं ये पुनः अपने रोजगार से बाहर होने जा रहे हैं, कारण कि बीसीसीएल कोयला का आपूर्ति नहीं कर रहा है और जो कुकिंग कोल हमको मिलना चाहिए था वो कुकिंग कोल ईंट भट्ठा आदि को दिया जा रहा है, वो भी दूसरे राज्यों का, जिससे उद्योग के लिए एकदम ये काला दिन की तरह जा रहा है। इधर लातेहार में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन ने बढ़ते केस को देखते हुए जिले भर में 7 आइसोलेशन कोविड सेंटर बनाए हैं, लेकिन लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए एक और आइसोलेशन सेंटर बनाया जा रहा है, जिसे 150 बेड की इसमें व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि कोरोना से लातेहार में अब तक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अभी चूंकि जांच की संख्या, जो सैंपल की संख्या है वो हम लोगों ने काफ़ी बढ़ाई थी और टीपीएम जो है हमारा काफ़ी संख्या में बड़ी ज़्यादा जांच हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ रिजल्ट्स भी ज़्यादा आ रहे थे। उसी को देखते हुए पूर्व में हमारे यहाँ पे 348 बेड जो हैं वो डीसीएचसी और CCC के थे कुल मिलाकर। तो अभी हम लोगों ने जो नीड है, जो आवश्यकता है, उसको देखते हुए 150 बेड का एक अलग डिग्री कॉलेज मनिका में जो है वो स्थापित किया गया है। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे देखिए बहस बिहार की।